नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के बारे में। क्या होती है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, इसका क्या उद्देश्य होता है और किस तरह से इसको अपने जीवन में हम सम्मिलित कर सकते हैं। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मेघा गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो खेल फिजियोथेरेपी है क्या होती है और इसका उद्देश्य क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की, एक्चुअली ये मेडिकल जगत की एक ऐसी ब्रांच है या कह सकते हैं एक ऐसी शाखा है जिसके द्वारा हम खिलाड़ियों का ट्रीटमेंट करते हैं जी। और खिलाड़ियों का ट्रीटमेंट उनकी इंजरी के लेवल पे करते हैं। ये इंजरी हो सकता है खिलाड़ियों को पहले खेल के पहले आए या खेल के दौरान हो सकती है या खेलने के बाद भी हो सकती है। तो इन जो भी इंजरीज आती हैं खिलाड़ियों को, तो उनका जो हम ट्रीटमेंट करते हैं अलग अलग तरीके से फिजियोथेरेपी के थ्रू, इसी को हम स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी कहते हैं जी। इसके माध्यम से हम कई खिलाड़ियों की मदद कर सकते हैं, उनके खेल के लेवल को बढ़ा भी सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने भी खेल फिजियोथेरेपी के बारे में बताया, तो स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या होती है स्पोर्ट्स इंजरी और कितने प्रकार की होती है ये। जी, स्पोर्ट्स इंजरीज एक्चुअली वो इंजरीज होती हैं जो कि स्पोर्ट्स पर्सन्स को आती है खेलने के दौरान। अक्सर मैंने देखा है या हम लोगों ने देखा है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं वो ट्रेनिंग के दौरान भी बहुत जल्दी इंज्योर्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती या कंडीशनिंग नहीं हो पाती या प्रॉपर तरीके से वार्म अप या कूल डाउन नहीं हो पाता है। तब ये इंजरीज खेलने के पहले आती है। अगर हम बात करते हैं खेलने के दौरान, तो हो सकता है ओवर यूज इंजरीज, अगर आपने सुना हो। ओवर यूज इंजरीज बेसिकली उसे कहा जाता है अगर हम किसी मसल को या किसी भी बॉडी के पार्ट को ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं खेल के दौरान, तो उस समय जो इंजरीज आती है उसे हम ओवर यूज इंजरीज कहते हैं। तो अक्सर ये इंजरीज खेल के दौरान आती है। खिलाड़ी खेलते हैं, उसी समय उन्हें चोट भी लग जाती है या फिर ओवर यूज़ हो जाने से कोई बॉडी के पार्ट को तो भी इंजरी होती है। और एक बात आती है खेलने के बाद जो इंजरीज आती है, उसके बारे में अगर मैं बताऊंगी तो ये हो जाता है कभी कभी खेल के दौरान तो हमने खेल लिया, बहुत अच्छे से परफॉर्म भी दे दिया, परफॉर्मेंस लेवल भी बहुत अच्छे से रहा, लेकिन हमारी जो मसल्स है वो थक जाती हैं या कभी कभी एक्स्ट्रा वर्कलोड के कारण वो खिंच जाती है। तो उसके बाद ये खेलने के बाद जो इंजरीज होती है वो ये डिपार्टमेंट में आती है बेसिकली। और खेलने के काफ़ी देर के बाद पता चलती है कि हमें पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है, इस तरह से भी कुछ होता है क्या? जी बिल्कुल होता है। कुछ इंजरीज तो पहले ही हमें इंस्टेंट पता चल जाती है, खेलने के दौरान भी समझ में आ जाती है कि हमें ये इंजरी हुई है, क्योंकि जो पेशेंट या हम कह सकते हैं जो खिलाड़ी होता है उसे उसी समय समझ में आ जाता है कि मुझे यहाँ दर्द हुआ है या खिंचाव आ गया है या मेरी मसल काफ़ी तेजी से खिंच चुकी है। और कुछ इंजरीज होती है जो एक टाइम के बाद, 2 दिन बाद हमें समझ में आती है, खिलाड़ियों को समझ में आती है कि ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी, चोट ठंडी हो जाती है, ठंडी पड़ जाती है, तब समझ में आता है, जब हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, ये कहने का मतलब है ये। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे मसल टियर और मसल पेन के बारे में जैसे आप बात कर रहे हो, तो इन दोनों में क्या अंतर है? एक्चुअली अगर हम मसल पेन की बात करें तो मसल पेन एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो कि आप और सबको होती है। मसल पेन किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वो हेड मसल्स हो चाहे टो मसल्स हो, मतलब सिर से लेके पांव तक जो भी मसल्स में अगर पेन आता है तो इसे हम मसल पेन कहते हैं। लेकिन मसल टियर की अगर हम बात करते हैं, मसल टियर का मतलब ही है मसल का खिंचाव। ठीक है, खिंचाव के भी 3 रूप होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। जानना चाहेंगे आप? ठीक है, तो ये 3 लेवल के होते हैं। फर्स्ट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो ये मसल टियर हल्का, जैसे माइनर टियर होता है, जो कि आपका ट्रीटेबल है, क्योरेबल है, वो भी इजीली क्योरेबल है। जस्ट आप रेस्ट ले लेंगे तो वो क्योर हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम सेकंड ग्रेड पे आते हैं मसल टियर के, तो उसमें क्या होता है कि आपको ट्रीटमेंट लेना कंपलसरी हो जाता है। जी, उसमें कई सारे, जैसे हम बोलते हैं प्राइस, मतलब प्राइस एक प्रोटोकॉल है हमारा, ठीक है। तो उसमें हमारा रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन, ये सारे फेजेस होते हैं जिसके थ्रू हम मसल्स को रिलैक्स करते हैं, क्योर करते हैं। हाँ, यही प्रोसेस आगे भी हम करते हैं, ठीक है। और लास्ट जो आता है, जो 3rd डिग्री होता है, इसमें मसल टियर मीन्स कंप्लीट टियर होता है। तो इसमें जब मसल्स आपकी जब पूरी टूट जाती है तो इसमें आपको डेफिनेटली आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपेडिशियन को ही रेफर करते हैं हम। अच्छा, जो 3rd स्टेज है उसमें आपको ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। एग्जैक्टली।
तो हम कैसे जैसे डिफाइन करें कि हमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है या हमें ऑपरेशन की ज़रूरत है, ये कैसे पता चलेगा? क्या टेस्ट करने से पता चलेगा? जी, इसका प्रॉपर आपको पहले असेसमेंट करते हैं। जब भी खिलाड़ियों को ये प्रॉब्लम आती है तो हम उन्हें पूरा असेस करते हैं। असेसमेंट का मतलब है उनको हम सही तरीके से देखते हैं कि उन्हें कहाँ इंजरी आई है, किस तरीके से आई और किस कारण से आई है। उसके बाद हम टेस्ट पर आते हैं। जैसे अब जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं। अगर हम नेक से स्टार्ट करते हैं तो नेक के भी कई टेस्ट होते हैं। नेक की इंजरी के अकॉर्डिंग हम उसको टेस्ट करते हैं कि कौन सी मसल्स में प्रॉब्लम आई है या कौन से टेंडन में प्रॉब्लम आई है, या अगर लिगामेंट अफेक्ट हुआ है तो उसको भी हम चेक करते हैं और नर्व्स को भी चेक करते हैं। और लास्टली जॉइंट कि रेंजेस पूरे हैं कि नहीं। तो ये जैसे अगर नेक की बात कर रही हूँ मैं आपसे, ऐसे ही शोल्डर पे हो गया, एल्बो पे हो गया, रिस्ट, जितने भी हमारी बॉडी के जॉइंट्स हैं, पार्ट्स हैं, जी हम सब उस चीज़ को चेक करते हैं। ठीक है, मूवमेंट्स चेक करते हैं, सेंसेशन चेक करते हैं। ठीक है, ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम असेसमेंट के थ्रू करते हैं। जी। जैसे डॉक्टर साहब, खेलों के दौरान जो बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स ये हाथों में ज़्यादा, घुटनों में, कमर पे और कभी कभी नेक पे भी बहुत ज़्यादा परेशानियां हो जाती है। तो इन सब में हम एक्सरे के थ्रू या MRI के थ्रू भी क्या इसको जान सकते हैं कि मसल स्टियर है या मसल पेन है केवल? डेफिनेटली, बिल्कुल जान सकते हैं, लेकिन मेरा यही कहना है पहले आप प्रॉपर असेस करना चाहिए हमें पेशेंट्स को। जैसे हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट असेसमेंट पूरा बनाते हैं कि पेशेंट्स को क्या नीड है। जरूरी नहीं है कि हम MRI तक जाएं। जी अगर हम पूरा असेस कर लें, और कई टेस्ट ऐसे हैं जिनके थ्रू हमें पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, कि आपको केवल फिजियोथेरेपी की जरूरत है कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है। एग्जैक्टली, आप सही बोल रही हैं कि जरूरत के ऊपर वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर की सलाह के बाद ही हमें पता चल सकता है कि किस चीज की जरूरत है हमें। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, खेलों में फिजियोथेरेपी का कितना महत्व होता है? एक्चुअली अगर महत्व की बात किया जाए तो जैसे खाने में नमक की जरूरत होती है, उसी तरीके से खेलों में फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर खिलाड़ी जो होते हैं फील्ड पे, ऑन फील्ड आपने देखा होगा कभी इंजरी हुई तो आप देखते कोई एक बंदा भाग के आता है, किट के साथ आता है, थोड़ा सा मसल पुल किया, स्ट्रेच किया और कुछ लिगामेंट्स अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो टेपिंग किया, और फिर उसके बाद वो जो पर्सन है जिसको प्रॉब्लम आई है वो फिर खेलने लगता है, वो खिलाड़ी फिर से खेलने लगता है। तो आप सोचिए कि ये एक मैजिक से कम तो है नहीं, है ना, कि वो तुरंत फिर से खेलने लगा। तो आप समझिए इसी तरीके से मैं यही कहना चाहती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिजियोथेरेपिस्ट एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। अच्छा, स्पोर्ट्स पर्सन को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि उनको ये सब परेशानियों का सामना ही नहीं करना पड़े? जी ये तो बहुत अच्छा सवाल है आपका कि कैसे हम बच सकते हैं, सावधानियां क्या लेनी चाहिए हमें। बेसिकली आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, आपका पोस्चर कैसा है, अगर उसमें कुछ माल अलाइनमेंट है, ठीक है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली आपके ट्रेनर्स आपको गाइड करेंगे, या फिर आपके साथ जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं या जो आपके कोचेस हैं वो आपको गाइड करेंगे। तो पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी खिलाड़ी के लिए मेंटेन करना। अगर पोस्चरल प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली आप कोई भी खेल ढंग से नहीं खेल पाएंगे और बार बार आपको इंजुरीज होती रहेंगी। ठीक है, पहली चीज पोस्चर। सेकेंड चीज आप ट्रेनिंग कैसे ले रहे हैं। ठीक है, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपकी मसल्स एक्टिव हैं कि नहीं, इनएक्टिव हो रही हैं तो उसका आप ट्रीटमेंट कराइए। फिर थर्ड चीज़ आती है कि आप प्रॉपर कंडीशनिंग कर रहे हैं कि नहीं। कंडीशनिंग बेसिकली क्या होता है कि आप ट्रेनिंग कैसे ले रहे हैं, आप पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि नहीं। जैसे लोग कहते हैं कि सिंपल अगर बैडमिंटन भी हम खेलते हैं या टेनिस प्लेयर भी, वो भी फुल ऑन बॉडी पे अपना केयर करता है, उसको वॉक भी करना है, स्विमिंग भी करना है, जिमिंग भी करना है। तो जब तक आप फुल्ली एक्टिव नहीं होंगे, आपकी बॉडी एक्टिव नहीं होगी, तो कोई भी खेल आप नहीं खेल सकते। तो आपकी पूरी बॉडी एक्टिव होनी चाहिए। फॉर दैट आपको ट्रेनिंग चाहिए। ठीक है, आइदर जिमिंग के थ्रू और आप किसी अंडर ट्रेनर के भी आप कर सकते हैं। जी डॉक्टर, जैसे कि अभी आपने जिम का जिक्र किया है, तो जैसे कुछ युवा खिलाड़ी हैं वो अपना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिम बिना किसी ट्रेनर के ही जिम चले जाते हैं। उसके बाद उनको बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आपने मसल स्टियर्स के बारे में बोला या मसल पेन के बारे में बोला। वो कुछ एक्स्ट्रा उठा लेते हैं, वेट कर लेते हैं, उठा लेते हैं, तो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो आप युवाओं को इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी, जो हमारे खिलाड़ी हैं कि बिना ट्रेनर के जिम कर रहे हैं, तो किस तरह की सावधानियाँ बरतें या ट्रेनर के साथ ही करें? नहीं, मेरा तो यही कहना है, यही मानना भी है इनफैक्ट, और मैं सबसे ये कहूँगी विदाउट ट्रेनर आप बिल्कुल भी जिमिंग ना करें। डेफिनेटली
चार्जेस लेते हैं ट्रेनर, लेकिन आपको प्रॉपर कंडीशनिंग करते हैं, आपकी क्या नीड है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको पूरा ट्रेंड करते हैं और आपको बताते क्या आपकी क्या एक्सरसाइजेस आपके लिए ज़रूरी है, आपके खेल के लिए ज़रूरी है और आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। एक्स्ट्रा ओवरलोडिंग कभी नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट देखा देखी भी नहीं करना चाहिए, अपने ट्रेनर के अकॉर्डिंग ही उसको प्लान करना चाहिए। एक खिलाड़ी को कब ये महसूस होता है कि आपको एक फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, कैसे ये पता चले वो उसको? देखिए, कभी भी इनफैक्ट जैसे आपने बताया मुझे मसल पेन को हम कभी छोटे में ना लें। मैं सबसे यही कहती हूँ कि मसल पेन को कभी आप छोटे में ना लें, ठीक है। अगर पेन हो रहा है तो डेफिनेटली आप थेरेपिस्ट को ही दिखाएं, ठीक है। हाँ, तो एक छोटी सी चीज़ है, अगर पेन भी हो रहा है तो आप ज़रूर थेरेपिस्ट को दिखाइए, क्योंकि आपके साथ थेरेपिस्ट हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और अगर ना भी अवेलेबल हो तो डेफिनेटली आप क्लिनिक पे जाके उन्हें ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये छोटा पेन ही बाद में नासूर बन जाता है। डॉक्टर साहब, जो मसल्स पेन है या जॉइंट पेन है, इसमें ही केवल फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये एक्चुअली एक ही ब्रांच है, एक शाखा है, ठीक है। अगर फिजियोथेरेपी की हम बात करें तो ये काफ़ी हड्डियों के टूटने के बाद भी हम फिजियोथेरेपी का सहारा ले सकते हैं? जी बिल्कुल। हाँ, किस तरह से ले सकते हैं उसको? जी, जैसे प्लास्टर जब खुलता है आपका तो डेफिनेटली काफ़ी लोगों को तो नॉर्मली ठीक भी हो जाती है, प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन प्लास्टर खुलने के बाद जो अकड़न है, जैसे जिसको हम स्टिफनेस कहते हैं, बहुत से पेशेंट्स को पेन की भी प्रॉब्लम रहती है, कुछ लोगों की बॉडी में नीलापन आ जाता है, अकड़न तो आती ही आती है, फिर मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आती है, हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती है डे टू डे लाइफ की, उसमें भी प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको ठीक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर हमें कुछ भी तकलीफ है शरीर में, मसल्स में या किसी चीज़ में तकलीफ है, तो हम पहले अब फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करें और बिना किसी ट्रेनर के हम अपना इलाज खुद ना करें। जी एग्जैक्टली, आपका बिल्कुल सही कहना है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ट्रेनर के साथ ही अपना इलाज करवाएं। और आप यहाँ आई दूरदर्शन में हमारे युवा खिलाड़ियों को खेल फिजियोथेरेपी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।